हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। और जैसा कि आप सभी को जानते हैं, हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज़ चला रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूँ भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। और आज हमारा जो टॉपिक है, यानी आज हमारी जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, और हमारा जो आज का क्लास रहेगा जिसमें कि हम बात करेंगे पठारी भाग के बारे में, और जिसमें कि हम दक्कन के पठार की बात कर रहे थे। और इससे पहले हम जो है कि भाई अपने कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं दक्कन के पठार से रिलेटिव हैं, जिसमें कि हम भाई आपने देखा होगा हम पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन दोनों पार्ट्स को हम कवर कर चुके हैं। और आज हम यहाँ पर जो आए हैं भाई, आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके दक्कन के पठार के कुछ पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के बारे में जिससे कि हमारा पूरा का पूरा दक्कन पठार बना हुआ है। तो इन भागों से मिलकर ही हमारे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है, जिसमें कि हम बात करते हैं भाई डेक्कन प्लेटूज़ की। अगर हम बात करते हैं जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, तो इस डेक्कन प्लेटूज़ में हम कई सारे प्लेटूज़ की बात करते हैं, जिसमें हम महाराष्ट्र के पठार की बात करते हैं, तेलंगाना के पठार की बात करते हैं, उड़ीसा के पठार की बात करते हैं, तमिलनाडु का पठार है। तो मोस्टली हम इन सभी पठारों को कवर करने वाले हैं। और आज इस लेक्चर में हमारी जो क्लास है भाई, आज का जो हमारा जो क्लास है जिसमें कि हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, और जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा दक्कन के पठार में, और जिसमें कि हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा भाई सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। क्योंकि जो हमारा दक्कन का पठार है, इसकी शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो भाई यहीं से होती है, सतपुड़ा रेंज से, सतपुड़ा श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहें या सतपुड़ा श्रृंखला कहें, सतपुड़ा रेंज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। सतपुड़ा रेंज की बात की जा रही है कि भाई जो हमारी सतपुड़ा रेंज है किस प्रकार से कहाँ तक फैली हुई है और इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो हम उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं भाई जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, यानी जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो भाई सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि यह पर्वत श्रृंखला भारत के नर्मदा और तापी नदियों के बीच में, यानी कि पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से लेकर के, यानी कि इसकी शुरुआत होती है राजपीपला पहाड़ी से लेकर के हम इसकी शुरुआत करते हैं, और जिसका अंत जो है कि भाई मैकाल पर्वत तक फैली हुई है। तो ये पूरी की पूरी जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, जिस प्रकार से हम बात करते हैं भाई सतपुड़ा रेंज की बात करें यहाँ हम, या मैकाल पर्वत की बात करें, या मैकाल पर्वत श्रेणी की बात की जाए, मैकाल पर्वत श्रेणी की बात करें, या हम वहाँ पर महादेव पहाड़ियों की बात करें, महादेव पहाड़ी, तो ये सभी क्या है भाई, ये सभी हमारे इस सतपुड़ा रेंज के समानांतर ही मिलकर के एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मतलब एक दूसरे से मिलकर के जो है कि इन पर्वतमालाओं का विस्तार हुआ है। या हम सतपुड़ा रेंज की बात कर रहे हैं तो इस सतपुड़ा रेंज का निर्माण किया गया है, जो कि राजमहल की पहाड़ियों तक, यानी कि छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। या हम कह सकते हैं कि भाई राजपीपला पहाड़ी से लेकर के और ये रेंज जो है कि आपके छोटा नागपुर के पठार तक फैली हुई है, छोटा नागपुर के पठार तक इसका विस्तार है। और अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं कि भाई कितने विस्तार में हैं, तो एक्चुअली अगर हम इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें या देशांतरी विस्तार की बात की जाए, तो मोस्टली यहाँ पर 21 से 24 अक्षांश देशांतर में ये फैला हुआ है। यानी 21 से लेकर के अक्षांशों के बीच में ये क्षेत्र हमारा पूरा का पूरा फैला हुआ है। यानी 21 से लेकर के 24 उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारी ये पर्वत श्रृंखला जो है कि फैली हुई है। किस पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है भाई, सतपुड़ा रेंज की बात की जा रही है। और हम सतपुड़ा रेंज की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जैसे कि मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल के बाद में हम सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा के बाद महादेव पहाड़ी, फिर मैकाल पर्वत। तो इस प्रकार से हम अनेक पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं। भाई गवागीड़ की पहाड़ियाँ इसी में आती हैं हमारी, और इसी में हम बात करते हैं भाई राजमहल की पहाड़ियाँ, बालाघाट पर्वत,
तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है कि आपके इसी क्षेत्र में स्थित हैं। और जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि भाई सतपुड़ा रेंज, अगर हम सतपुड़ा रेंज की बात की जा रही है कि ये सतपुड़ा पहाड़ी जो है कि या रेंज कहें या श्रृंखला कहें, तो ये जो है कि भाई 3 पार्ट्स में डिवाइड है इस प्रकार से। तो ये तो कि भाई आपका सतपुड़ा, ये हो गया महादेव, और ये हो गया आपका मेकाल। समझ में आ रहा है ना? सतपुड़ा, महादेव, मेकाल, और इन तीनों को मिलाकर के एक रेंज बनती है जिसे हम सतपुड़ा रेंज कहते हैं। सतपुड़ा रेंज कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो भाई इस पर्वत पर अनेक प्रकार के बेसाल्ट और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट चट्टानें और ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसाल्ट और ग्रेनाइट। बेसाल्ट और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। और इतना ही नहीं, इस पर्वत की, यानी कि अगर हम सतपुड़ा रेंज की बात करते हैं तो भाई इसकी सबसे एक ऊंची चोटी की अगर बात की जाए कि भाई सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़। और जो कि लगभग 1350 मीटर है। कितनी ऊंचाई पर है? 1350 मीटर ऊंची है। और अगर हम इस पूरी रेंज की बात करते हैं कि भाई इस पूरी रेंज की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, तो लगभग 770 मीटर जो है कि इस पूरी रेंज की ऊंचाई है। मतलब इसकी पूरी की हाइट की बात की जाए तो कितनी है भाई? 770 मीटर है। और अगर हम इसके लंबाई की बात करते हैं कि भाई कितने लंबाई में फैली हुई है, तो ये जो है कि भाई आपके 567 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा। अब यहां हम बात करते हैं कि भाई आखिर ये पहाड़ी है कहां। तो ये आपका भाई प्रायद्वीपीय है, और ये है आपका गुजरात, ये आपका मध्य प्रदेश। मैंने आपको बताया था भाई राजपीपला पहाड़ी से लेकर के छोटा नागपुर तक ये फैली हुई है, यानी कि ये आपका छोटा नागपुर झारखंड वाला एरिया है। तो ये इस प्रकार से फैली हुई है सतपुड़ा रेंज, ये इस प्रकार से है। मतलब ये आपकी सतपुड़ा और ये आपका भाई विंध्याचल श्रेणी है, ये आपका विंध्याचल है। और यही इसके साइड में जब हम बात करते हैं तो विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा रेंज हो गई, ये आपकी महादेव पहाड़ी है, ये आपकी मेकाल पहाड़ी है। तो सतपुड़ा रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात कर रहे थे तो वो है भाई आपकी धूपगढ़। और मेकाल इसी रेंज की, सतपुड़ा रेंज की ही एक और चोटी है, वो है आपकी भाई अमरकंटक, जो कि मेकाल पर्वत पर स्थित है। और ये भी क्या है? ये भी आपके सतपुड़ा पहाड़ी का ही हिस्सा है। ये भी सतपुड़ा पहाड़ी का ही हिस्सा है, इस प्रकार से भाई। तो ये भी आपके सतपुड़ा पहाड़ी का ही हिस्सा है। तो ये आपकी भाई, ये है अमरकंटक, और ये है आपकी धूपगढ़। समझ में आ गया? ये आपकी धूपगढ़ है और ये है आपकी अमरकंटक है, और जो कि भाई 1350 मीटर, और ये आपकी धूपगढ़ कितनी है भाई? 1350, और ये कितना है? 1066 मीटर। क्लियर हो गया? और आप अमरकंटक के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि भाई अमरकंटक से नर्मदा नदी है,
और सोन नदी है, ये सारी नदियां जो हैं कि यहाँ से निकलने का काम करती हैं भाई, निकाली जाती हैं। और धूपगढ़ जो है कि भाई, अगर हम धूपगढ़ की बात करते हैं तो धूपगढ़ जो है कि भाई इसी के स्थान पर, यानी धूपगढ़ के साथ में ही एक स्थान पड़ता है आपका पंचमढ़ी। ये आपका पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश का, पंचमढ़ी है जो कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है। स्वास्थ्यवर्धक स्थल बना हुआ है जो कि पंचमढ़ी के नाम से विख्यात है। किसके नाम से है भाई? पंचमढ़ी के नाम से विख्यात है, जो कि आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और यही नहीं कि भाई नर्मदा, तापी, वेनगंगा, वर्धा, ये सभी नदियां जो हैं कि आपके मध्य प्रदेश यानी अमरकंटक चोटियों से, यानी अमरकंटक यहाँ से निकलती हैं। इन्हीं पहाड़ियों से ये सारी की सारी चोटियाँ निकल कर के बाहर आती हैं। तो समझ में आ गया होगा आपके। तो भाई सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जबकि दूसरी सबसे ऊंची चोटी, इसी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी, तो वो आपकी अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। और ये किस पर्वत श्रेणी में है भाई? मेकाल पर्वत पर स्थित है। मेकाल पर्वत पर स्थित है और जो कि 1066 मीटर ऊंची है। समझ में आ रहा है? 1066 मीटर ऊंची है ये चोटी। और इतना ही नहीं कि भाई धूपगढ़ के निकट ही, यानी धूपगढ़ चोटी के पास में ही मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा एमपी है, तो भाई मध्य प्रदेश में एक स्थान है आपका पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल के रूप में विख्यात है। हिल स्टेशन गए, ठीक है। और इतना ही नहीं, इस पर्वत श्रृंखला के माध्यम से भारत में, यानी कि दक्षिण भारत में भी अनेक नदियां बहती हैं, ठीक है। दक्षिणी ढालों पर भाई अनेक नदियां होंगी, चाहे हम नदियों की बात करें या हम ढालों की बात करें, तो इस पर्वत श्रेणी के माध्यम से बहुत सारे ढाल उपस्थित होंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ भाई, समझ में आ रहा है? क्लियर है तो बता दीजिए, मैं हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी भाई सतपुड़ा रेंज के बारे में, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि भाई सतपुड़ा पहाड़ी जो है कि राजपीपला पहाड़ी से लेकर के छोटा नागपुर के पठार तक लगभग कितने किलोमीटर में फैली हुई है? 770 किलोमीटर में फैली हुई है। 770 किलोमीटर में फैली हुई है। और इतना ही नहीं, 770 किलोमीटर में फैली हुई है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, हाइट की बात की जाती है, तो भाई 500 से लेकर के 700 मीटर के बीच में हम इसकी ऊंचाई की बात की जाती है कि भाई इतनी ऊंची चोटियां यहाँ पर उपस्थित होंगी या इतनी ऊंचाई पर ये स्थित है, क्योंकि ये भाई उत्तर पूर्व दिशा में बसा हुआ है। पूरा का पूरा पर्वत जो है कि कहाँ है? पूरा उत्तर पूर्व में बना हुआ है, उत्तर पूर्व में ही फैला हुआ है। तो ये हमारी सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा, मेकाल, और यहाँ पर हम कैमूर पहाड़ी भी स्थित है। कैमूर के बाद जब हम बात करते हैं भाई भांडेर सीढ़ी भी यहाँ पर आती है, ठीक है। कैमूर पहाड़ी, और जब हम ऊपर की ओर जहाँ जाएंगे तो ये आपकी भांडेर सीढ़ी है, भांडेर पर्वत श्रेणी है। क्लियर है? भांडेर पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मेकाल पर्वत। तो मेकाल पर्वत पे ये अमरकंटक है। तो हम कह सकते हैं भाई सतपुड़ा रेंज जो है कि राजपीपला से लेकर के और आपके छोटा नागपुर तक फैली हुई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो आप नोट कर चुके होंगे भाई। चलिए अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अगला जो पठार है वो है महाराष्ट्र का पठार।
हम लोग किसकी बात करेंगे? महाराष्ट्र के पठार की बात करेंगे भाई। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? महाराष्ट्र का पठार। चलिए महाराष्ट्र प्लेटू की हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात तो हम जिसमें ये बात करते हैं कि भाई ये इस पठार का जो विस्तार है, हमारा जो महाराष्ट्र का पठार है, तो भाई ये कोंकण तट को छोड़कर, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई कोंकण तट और सह्याद्री को छोड़कर, सह्याद्री का मतलब क्या बताया था मैंने भाई? पश्चिमी घाट। तो पहला पॉइंट क्या है कि भाई यह पठार कोंकण तट और सह्याद्री को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है, छोड़कर महाराष्ट्र में फैला हुआ है। समझ में आया? फैला हुआ है, जिस कारण इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। हम इसे क्या कहते हैं भाई? दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहा जाता है। और इस पहाड़ में या हम बात करते हैं कि भाई इस पठार के अंदर, यानी जो हमारा महाराष्ट्र का पठार है, इस पठार में हम ऐसी पहाड़ियों के बारे में पढ़ते हैं जो कि हम बात करते हैं भाई हरिश्चंद्र पहाड़ी, अजंता की पहाड़ियाँ, गोदावरी घाटी, अहमदनगर बालाघाट, और साथ ही साथ में हम यहाँ पर सतमाला पहाड़ी का भी जिक्र करते हैं। और इतना ही नहीं कि भाई जब हम महाराष्ट्र के पठार को पढ़ रहे होते हैं तो महाराष्ट्र के पठार में ही हम एक बात करते हैं भाई महाबलेश्वर। क्या है? एक चोटी है आपकी महाबलेश्वर, जो कि आपके पश्चिमी घाट में स्थित है और जो कि महाराष्ट्र के पठार से अलग है। और हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं कि जो हमारा महाराष्ट्र का पठार है, यानी कि हम यहाँ पर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं कि भाई जो हमारा महाराष्ट्र का पठार है। अब आप मुझे ये बताइए भाई हमारा जो कोंकण तट है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कोंकण तट की शुरुआत किस क्षेत्र से हो रही है? जो हमारा कोंकण तट है, इस कोंकण तट की जो शुरुआत हम मानते हैं कहाँ से करते हैं भाई? ये हमारा कोंकण तट है। कहाँ से मानेंगे कोंकण तट की शुरुआत? हाँ भाई, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ भाई, कवर करके बताइए जल्दी से जल्दी। देखिए, मान लीजिए ये हमारा कोंकण तट है और ये यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। कोंकण तट जो है कि आपके यहाँ तक है ये, और इसके बाद ये आपका मालाबार तट है और ये आपका पूरा कोरोमंडल है, ठीक है। ये है हमारा कोंकण और ये आपका मालाबार, ठीक है भाई। ये हमारा कोंकण और ये आपका मालाबार, ठीक है, मालाबार। और मालाबार से और ये पूरा का पूरा आपका भाई महाराष्ट्र का पठार, ये ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा महाराष्ट्र का पठार है। क्लियर? अब इस महाराष्ट्र के पठार में ही
हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो कि भाई गोदावरी नदी, ठीक, और गोदावरी के साथ साथ यहाँ कृष्णा नदी भी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? किसके समझ में नहीं आ रहा भाई? जिसके समझ में नहीं आ रहा है पूछ सकते हो, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है भाई, ठीक है। एक सेकंड भाई, है ना, पता ही नहीं। हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र के पठार में। तो सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो हमारा महाराष्ट्र का पठार है, कोंकण तट और सह्याद्री को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है। यहाँ तक किसी को भी कैसी भी कोई प्रॉब्लम है? क्लियर हो चुका है। चलिए आगे हम क्या बात करते हैं कि जो हमारा महाराष्ट्र का पठार है, इसे वही 5 सूक्ष्म भागों में तोड़ा गया है। इसे जो है कि हम 5 सूक्ष्म भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि हमने इसे बांट दिया गया है। इस पूरे पठार को विभाजित किया गया है। तो जिसमें कि भाई सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? अजंता की पहाड़ियों के बारे में। यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं? अजंता की पहाड़ियाँ। तो ये है भाई आपकी अजंता की पहाड़ियाँ। तो ये आपका अजंता की पहाड़ियों का पर्वत है। तो पहला पॉइंट क्या है? अजंता की पहाड़ियाँ। अजंता की पहाड़ी। दूसरा पॉइंट जहां हम बात करते हैं बालाघाट। किसकी बात हो रही है? बालाघाट, अहमदनगर, बालाघाट पठार के बारे में। जो हमारा बालाघाट पठार है, बालाघाट पठार, और ये कहाँ भाई? आपका अहमदनगर, ठीक है। कहाँ है? अहमदनगर। यानी कि अगर हम बालाघाट की बात करते हैं तो जस्ट ये आपका ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पर्वत जो मैं आपको बना रहा हूं, तो ये क्या है? ये हमारा पूरा का पूरा बालाघाट पर्वत है, जो कि अहमदनगर में स्थित है। क्लियर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे स्थान पर जो आता है भाई भीमा नदी बेसिन। भीमा नदी बेसिन। तो जो हमारा भीमा नदी बेसिन है, कौन सा है? भीमा नदी बेसिन। तो जो हमारा भीमा नदी बेसिन है भाई, इस प्रकार से ये रिवर बह रही है और यहाँ पर ये नदी बेसिन को तैयार कर रही है, ठीक है। तो ये नदी बेसिन बन करके तैयार होता है। चौथे स्थान पर जो है भाई सतमाला पहाड़ी है। सतमाला पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी है जो कि इस पठार का हिस्सा है। सतमाला पहाड़ी। तो भाई सतमाला पहाड़ी जो है कि आपकी ये रही, ये आपकी सतमाला पहाड़ी है। और ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र ही है। हम यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं और पूरा का पूरा महाराष्ट्र को ही डिस्कस किया जा रहा है। और अंत में जो आता है भाई आपका, और वो है महादेव उच्च भूमि। क्या है? महादेव उच्च भूमि। नंबर 5 जो है महादेव उच्च भूमि। तो इन 5 पार्ट्स में आपका डिवाइड है महाराष्ट्र का पठार, और जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहा जाता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि भाई ये क्या है? ज्वालामुखी से लावा से बन करके तैयार हुआ है, और जिसमें कि भाई क्या प्राप्त आती है? दक्कन सेल, यानी कि ट्रैप प्रकार की सेलें बिछी हुई हैं। ट्रैप प्रकार की शैलें मतलब भाई कैसे? इस प्रकार की शैल हैं। ये इस प्रकार की चट्टानें यहां पर उपस्थित हैं। ये इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं एक परत टाइप में। जब आपने देखा होगा जब नदियां किनारे पर पहुंचती हैं, तो जब नदियां किनारे पर पहुंचती हैं तो वो भी इसी प्रकार से ट्रैप बना करके तैयार करती हैं। इस प्रकार से ट्रैप को बना करके तैयार करती हैं,
तो भाई यही रीज़न है कि पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र का पठार है कैसा है, ट्रैप के रूप में फैला हुआ है, और जिस पर कि भाई ट्रैप शेल पाए जाते हैं। कैसे शेल पाए जाते हैं? ट्रैप शेल पाए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब इतना ही नहीं भाई, महाराष्ट्र के पठार में हरिश्चंद्र पहाड़ी पाई जाती है, बालाघाट पर्वत श्रेणी पाई जाती है, और इतना ही नहीं सतमाला पहाड़ी भी पाई जाएगी, और भी अनेक चीज़ें हैं जो कि इन पठारी भागों पर फैली हुई हैं, जो कि इन पठारी हिस्सों पर फैली हुई हैं। समझ में आ गया। तो ये यहाँ आपकी भाई हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है, ये बालाघाट, ये आपकी अजंता, सतमाला, ठीक, बालाघाट, भीमा नदी बेसिन, हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप सभी के। तो ये पूरा का पूरा क्या है भाई, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के पठार से अगर प्रश्न बनता है तो वो यही बनेगा कि भाई किस प्रकार से फैला हुआ है, ये इस प्रकार से फैला हुआ है, जिसे कितने भागों में विभाजित किया हुआ है, 5 भागों में से विभाजित किया है। अजंता की पहाड़ी, बालाघाट का पठार, भीमा नदी बेसिन, सतमाला पहाड़ी, महादेव उच्च भूमि। यहाँ तक समझ में आ गया सभी के? हाँ भाई, क्लियर हुआ। चले आगे हम लोग बात करते हैं आपके कर्नाटक के पठार के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कर्नाटक का पठार। देखिए भाई, कर्नाटक के पठार को हम पढ़ेंगे समझ में तो आ ही रहा होगा भाई आप सभी के कि भाई कर्नाटक का पठार क्या है। क्लियर है? हाँ भाई, और जिसके समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी समझ लें कि हम कर्नाटक के पठार की बात करने वाले हैं। और चले तो कर्नाटक के पठार की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले कर्नाटक के पठार के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए, रीज़न क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चले कर्नाटक का पठार। देखिए वहाँ हम जो है कि अब हम इसे यहाँ दर्शाते हैं भाई कर्नाटक के पठार के बारे में। ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा क्या है? कर्नाटक का है। ठीक, क्लियर? ये हमारा पूरा का पूरा एरिया जो है कर्नाटक का है। और कर्नाटक का जो पठार है तो भाई केरल राज्य में भी फैला हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि ये भाई आपके केरल राज्य में भी फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट क्या जाता है कि यह पठार कर्नाटक तथा केरल राज्य में स्थित है। यह पठार कर्नाटक तथा केरल राज्य में स्थित है। पहला पॉइंट, यह पठार केरल तथा कर्नाटक राज्य में स्थित है। राज्य में फैला हुआ है, स्थित नहीं, फैला हुआ है। जिसकी, ठीक है, जिसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो भाई 600 से 900 मीटर है। औसत ऊंचाई, इस पठार की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो भाई कितना है? 600 से 900 मीटर है। 600 से 900 मीटर है। और ये है भाई आपके बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। ठीक है, और जहाँ पर कई सारी नदियाँ हैं,
अगर हम इस पठार की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर इस पठार को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी कर्नाटक के पठार को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि भू आकृति के आधार पर, किसके आधार पर, भू आकृति के आधार पर इसे हमने भाई 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, भू आकृति के आधार पर। ठीक है, पहला क्या है भाई, मलनाद। पहला पॉइंट क्या है, मलनाद। अभी मैं बताऊंगा कि भाई मलनाद क्या होता है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, उत्तरी उच्च भूमि। और तीसरा पॉइंट क्या है, दक्षिणी उच्च भूमि। दूसरा पॉइंट उत्तरी उच्च भूमि और तीसरा पॉइंट दक्षिणी उच्च भूमि। अब भाई इनका मतलब क्या है, मलनाद ये सब क्या है? तो भाई मलनाद का मतलब क्या है, जहां हम ये भी कह सकते हैं कि भाई मलनाद जो है कि क्या है, एक पहाड़ियों का क्षेत्र जहां पर अत्यधिक पहाड़ियां हैं। क्या है, पहाड़ी प्रदेश है ये। क्या है, पहाड़ी प्रदेश है। मलनाद क्या है, पहाड़ी प्रदेश है, जो कि आपके इस वाले एरिया में फैला हुआ है। जब आप कर्नाटक के नेचुरल प्राकृतिक मैप को देखोगे तो भाई प्राकृतिक मैप में जब आप देखोगे कर्नाटक वाले पार्ट को, तो कर्नाटक में जो है कि भाई अनेक प्रकार की पहाड़ियां होंगी। जैसे कि हम बात करते हैं बाबा भूदन की पहाड़ियां। किसकी पहाड़ियां हैं, बाबा भूदन की पहाड़ियां हैं, जो कि इसे, जैसे कि हम बात करते हैं मुल्यनगिरी। ठीक है, मुल्यनगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी 1925, और उसके बाद कुद्रेमुख है 1894 मीटर। और इसी प्रकार से जब हम और आगे बात करते हैं तो ये भाई क्या है, पूरी तरीके से इसे बांटने का काम करता है, विच्छेदित किया हुआ है इन पहाड़ियों के माध्यम से। और उत्तरी उच्च भूमि का मतलब क्या होता है कि भाई उत्तरी उच्च भूमि का मतलब है कि यह पठार कैसा है, चौड़ा है। मतलब अत्यधिक चौड़ाई वाला जो क्षेत्र है उसे हमने यहाँ पर क्या नाम दे दिया है, उत्तरी उच्च भूमि का पठार कहा गया है। और जो हमारा दक्षिणी वाला है, और भाई इस दक्षिणी वाले की हम बात करते हैं तो भाई दक्षिणी पठार को हम मैसूर का पठार कहते हैं, और जिसकी भाई प्रमुख नदी कावेरी। और जबकि अगर उत्तरी उच्च भूमि की बात करते हैं तो यहाँ पर तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा है, और साथ ही साथ में आपकी भाई कृष्णा नदी है। तो ये कई सारी नदियां हैं जो कि इन क्षेत्रों में बहने का काम करती हैं। तो ये आपके कर्नाटक, और भाई कर्नाटक में ये आपकी बाबा भूदन की पहाड़ी है, और ये आपकी भाई इस वाले क्षेत्र में ये आपकी मुल्यनगिरी है, और ये आपकी कुद्रेमुख स्थित है। तो मुल्यनगिरी की बात करते हैं तो भाई 1925 मीटर, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1894 मीटर ऊंची है। तो ये इसका नाम क्या है भाई, मुल्यनगिरी, और ये कुद्रेमुख, और ये आपकी बाबा भूदन की पहाड़ी है, बाबा भूदन की पहाड़ी। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सभी के। तो ये आपके बाबा भूदन की पहाड़ी है, और इसे भाई ये आपका जो है कि इसमें भाई तुंगभद्रा, कृष्णा आदि नदियां बहती हैं इस क्षेत्र में। और ये आपका भाई मैसूर का पठार कहते हैं इसे, मैसूर का पठार, जो कि हमारा दक्षिणी उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है इसे मैसूर का पठार कहते हैं, जिसकी प्रमुख नदी कावेरी है। क्लियर हो गया। तो ये आपके कर्नाटक का पठार भी हम क्लियर कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, कर्नाटक का पठार भी क्लियर है। अब आपका रह जाता है यहाँ पर तमिलनाडु का पठार, और ये भाई दक्षिणी सह्याद्री तथा तमिलनाडु के मैदानों तक फैला हुआ है, मध्य में स्थित है, और जिसे कि भाई हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसे भी हम अनेक पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई सभी के। कर्नाटक का पठार,
और इन पठारों से जो हम पढ़ना होता था भाई, जो हम पढ़ने थे वो हम पढ़ चुके हैं। और इनसे जो है कि मोस्टली कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो क्वेश्चन बनेगा बस आपसे कुछ चोटियों के नाम पूछे जाएंगे, तो वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था भाई, मुल्यनगिरी कहाँ है? कर्नाटक के पठार में बाबा भूदन की पहाड़ियों में स्थित है। कुद्रेमुख कहाँ है? तो मैंने आपको बता दिया है भाई, कुद्रेमुख भी आपके भूदन पहाड़ियों में स्थित है। देखिए नेक्स्ट, तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु का पठार क्लियर? देखिए भाई, तमिलनाडु के पठार में हम पढ़ते क्या हैं कि यह पठार दक्षिणी सह्याद्री तथा तमिलनाडु का तटीय मैदान के बीच में स्थित है। यह पठार जो है कि दक्षिणी सह्याद्री और तटीय तमिलनाडु के तटीय मैदानों में स्थित है, मैदानों के बीच में स्थित है। दक्षिणी सह्याद्री और तटीय मैदानों के बीच में स्थित है। और जिसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, ठीक है, तो आपको पता ही है कि भाई जब हम पश्चिमी घाट की बात कर रहे थे तो यहाँ पर 60 से 80 मीटर जो है कि 80 किलोमीटर चौड़ा था ये, ठीक है, 60 से 80 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई में भाई आपका 190 से लेकर के ये किलोमीटर में इसकी लंबाई, और अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो भाई मीटर में इसकी चौड़ाई दे रखी होगी, ठीक है। तो मीटर में भाई ये आपका 200 से 300 मीटर चौड़ा है मात्र, इतने ज़्यादा नहीं है। और जिसमें कि अगर हम बात करते हैं, इसकी कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसे कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है भाई तमिलनाडु के पठार को। तमिलनाडु के पठार को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला तमिलनाडु पहाड़ियाँ, पहला क्या है? तमिलनाडु की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु की पहाड़ियाँ, जो कि हम पश्चिमी घाट में कंप्लीट कर रहे थे भाई तमिलनाडु की पहाड़ियों के बारे में। तो मैंने आपको बताया था भाई पालकोंडा, ठीक, पालकोंडा, कोल्लामलाई, पालकोंडा, कोल्लामलाई, नागर पहाड़ी, तो ये सभी क्या है? तमिलनाडु की प्रमुख पहाड़ियाँ थीं। और एक और है आपका कोयम्बटूर, मदुरै उच्च भूमि। दूसरा पार्ट इसमें क्या है? कोयम्बटूर, मदुरै उच्च भूमि, कोयम्बटूर, मदुरै उच्च भूमि पठार। और जिसमें कि हमने आपको बताया था भाई जावाड़ी पहाड़ी, शेवराय पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, ठीक है, कोडाइकनल पहाड़ी, कोडाइकनल पहाड़ी, तो ये सभी क्या है भाई तमिलनाडु के पठार में स्थित हैं। क्लियर? ये हमारी तमिलनाडु के पठार में स्थित हैं। और इसमें हमारी कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो हम कवर करेंगे। और आज हमारा जो भाई ये लेक्चर है, आज हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप बने रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।